हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इवेपोरेशन डिपॉजिट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इवेपोरेशन डिपॉजिट किसे कहते हैं और इसे बनने के लिए कौन कौन से कंडीशन चाहिए और इससे कौन कौन से मिनरल्स बनते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इवेपोरेशन डिपॉजिट्स ऑल्सो नॉन एज इवेपोराइट डिपॉजिट्स। इवेपोरेशन डिपॉजिट, जिन्हें इवेपोराइट डिपॉजिट भी कहा जाता है, are chemical sedimentary deposits formed by the precipitation of dissolved salts from saline water due to intense evaporation। तो ये एक केमिकल सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं और इनका निर्माण खारे पानी में घुले हुए लवण के तीव्र वाष्पीकरण, इंटेंस इवेपोरेशन यानी तीव्र वाष्पीकरण के कारण होता है। कोई बेसिन है जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पे जो खारा पानी है, जब सूरज की रोशनी इसमें पड़ रहा है तो क्या होगा, इस भाप से वाष्पीकरण के चलते इसमें जितने भी पानी है वो क्या है ना, ऊपर उड़ने लगेंगे, ठीक है। तो जितने भी जिसमें घुले हुए लवण हैं, जो पहले से खारे पानी में घुले हुए हैं, ये सोडियम कैल्शियम सब, ये क्या होंगे, पानी उड़ने लगेगा तो पानी की मात्रा यहाँ कम होने लगेगी, तो ये क्रिस्टल बन करके यहाँ नीचे पे जमने लगते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग इवेपोरेशन डिपॉजिट कहते हैं। These deposits generally form in hot and arid regions where the rate of evaporation is much higher than the supply of water। ये डिपॉजिट जो होते हैं, ये मुख्य रूप से गर्म और शुष्क क्षेत्र में बनते हैं जहाँ पे वाष्पीकरण की दर पानी की आपूर्ति से अधिक होती है। क्योंकि देखिए बेसिन है, तो अगर यहाँ पे पानी अगर तेजी से आ रहा है, इसमें पानी बाहर से आ रहा है, उसका वाष्पीकरण उससे अधिक तेजी से होगा, तभी तो यहाँ का पानी कम होगा, है ना। और पानी कम होगा तभी क्या होंगे, लवण का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और फिर वो नीचे नीचे क्या होगा, जाकर के क्रिस्टल बना करके यहाँ जमेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इवेपोराइट डिपॉजिट इज द वाटर, although saline lakes may also produce evaporite minerals। इवेपोरेशन डिपॉजिट का मुख्य स्रोत समुद्री जल होता है। इसके अलावा जो खारे पानी की झील होती है वो भी इवेपोराइट मिनरल्स का निर्माण कर सकती है, क्योंकि समुद्री जल में बहुत पहले से ही अधिक मात्रा में घुले हुए लवण या फिर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, इसलिए इवेपोराइट डिपॉजिट का सबसे बड़ा स्रोत उसी को ही माना जाता है। वाटर इवेपोरेट्स, डिजॉल्व सॉल्ट्स बिकम कंसंट्रेटेड। जैसे जैसे पानी वाष्पित होता है वैसे वैसे उसमें घुले हुए जो लवण होते हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो शुरू में क्या होता है, पानी अधिक होता है, पानी अधिक होने से जो डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, जो लवण होते हैं, वो कम दिखाई देते हैं। लेकिन पानी उड़ने पर, जैसे पानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, तो वही जो लवण रहते हैं वो अब क्या होते हैं, अधिक दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उनकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। When the solution reaches saturation and then supersaturation, minerals begin to crystallize and settle at the bottom, forming thick layers of evaporite deposits। जब सॉल्यूशन पहले सैचुरेशन फिर सुपर सैचुरेशन की अवस्था में पहुंचता है, तो जो घुले हुए खनिज क्रिस्टल हैं वो नीचे बैठने लगते हैं और समय के साथ इवेपोराइट डिपॉजिट की एक मोटी लेयर बन जाती है। जैसे जैसे बेसिन में मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल जमा हो रहे हैं, पहले एक लेयर बना, ठीक है, क्रिस्टल का, समय बीत जाएगा तो और एक लेयर, इस तरह से लेयर क्या है, लेयर बाय लेयर वहां पे बनती जाती है, ठीक है। तो सैचुरेशन मतलब क्या होगा, जब पानी अपनी अधिकतम जो क्षमता तक लवण को घोल चुका होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। और सुपर सैचुरेशन मतलब पानी और अधिक लवण को घोल नहीं सकता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त लवण होता है वो क्रिस्टल बन करके नीचे में अब क्या होता है, बैठने लगता है या जमने लगता है, ठीक है। समुद्री जल में मुख्य रूप से कुछ आयन घुले रहते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फेट और बाइकार्बोनेट। और यही जो आयन है ये आगे चल करके कैल्साइट, जिप्सम, हैलाइट, डोलोमाइट, सिल्वाइट और कार्नेलाइट जैसे इवेपोराइट मिनरल्स का निर्माण करते हैं। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इवेपोरेशन डिपॉजिट्स। तो कौन कौन से जो कंडीशन है वो जरूरी होते हैं इवेपोरेशन डिपॉजिट के बनने के लिए। The following conditions are necessary for the formation of evaporite deposits।
तो ये निम्न कंडीशंस जो हैं वो जरूरी होते हैं इवेपोराइट डिपॉजिट्स बनने के लिए। तो कौन कौन से देख लेते हैं। हॉट एंड एरिड क्लाइमेट। A hot and dry climate increases the rate of evaporation. Since rainfall is very low, saline water is not diluted, allowing dissolved salts to become concentrated. तो इवेपोराइट डिपॉजिट बनने के लिए सबसे पहले गर्म और शुष्क मौसम होना आवश्यक है। यदि किसी क्षेत्र में धूप बहुत तेज हो और बारिश का पानी बहुत कम हो तो वहाँ इवेपोरेशन अधिक होता है। लेकिन सॉल्ट्स जो है वो तो लवण जो है वो तो पानी के साथ नहीं उड़ते हैं, वे पानी में ही रह जाते हैं। और जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे लवण की मात्रा क्या है बढ़ती जाती है और अंत में वो लोग क्रिस्टल बन करके नीचे जम जाते हैं। सेकेंड है हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण की दर क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इवेपोरेशन मस्ट एक्सीड द रेट ऑफ वाटर सप्लाई। इफ वाटर एंटर्स द बेसिन फास्टर देन इट इवेपोरेट्स, इवेपोराइट मिनरल्स कैन नॉट फॉर्म। अंदर क्या होना चाहिए, इवेपोरेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पानी जितनी तेजी से आ रहा है तो उससे अधिक तेजी से क्या होना चाहिए, इवेपोरेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर बेसिन में लगातार बहुत तेजी से पानी आता रहेगा तो पानी क्या होगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा, इससे लवण कभी भी पर्याप्त मात्रा में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो इवेपोराइट डिपॉजिट्स नहीं बनेंगे। ठीक है। तीसरा है रेस्ट्रिक्टेड मेराइन बेसिन, यानी सीमित समुद्री बेसिन। बेसिन शुड बी partially or completely separated from the open sea. This allows sea water to remain trapped and evaporate. मान लीजिए कि समुद्र इतना बड़ा है ना, जैसा हमारे समुद्र है, तो यहाँ पे एक बेसिन को उससे अलग होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पानी कम आता रहेगा और यहाँ का पानी क्या है, धूप की वजह से वाष्पीकृत होता रहेगा और यहाँ पे क्या होंगे, इवेपोराइट डिपॉजिट्स बनेंगे। ठीक है। ऐसा होता है कि समुद्र का ऐसा भाग जो कि समुद्र से लगभग क्या हो गया, कट गया हो। अब नया पानी बहुत कम आता है, लेकिन सूरज की गर्मी से जो पुराना पानी है वो लगातार क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है, यानी उड़ता रहता है। तो इस स्थिति में इवेपोराइट डिपॉजिट्स बनने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन होती है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सी वाटर, यानी सी वाटर का लगातार सप्लाई होना। फ्रेश सी वाटर शुड occasionally enter the basin to replenish dissolved salts. Without replacement, only a small amount of evaporite minerals would form. तो मान लीजिए कि बेसिन में केवल एक बार पानी आया। ठीक है। जैसे ये बेसिन है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ समुद्र का पानी एक बार आया। ठीक है। उसके बाद सारा पानी जो है वो उड़ गया, वाष्पित लवण यहाँ पे जमा हो गए। अब नए मिनरल्स कैसे बनेंगे, इसलिए बीच बीच में समुद्र से नया खारा पानी बेसिन में आना चाहिए। फिर नया पानी से फिर क्या होगा, डिजॉल्व सॉल्ट से करके वो आएगा नया पानी, फिर इवेपोरेशन होगा और फिर और एक नया परत यहाँ पे जमने लगेगा। तो लाखों वर्ष तक यही प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे कि एक मोटी इवेपोराइट डिपॉजिट। The formation of evaporite deposit takes place through the following steps. Evaporite deposits का निर्माण निम्नलिखित चरणों में होता है। पहला है accumulation of saline water. A shallow marine basin, lagoon or saline lake becomes filled with sea water containing dissolved salt, यानी लवणीय जल का एकत्र होना। एक मेराइन बेसिन, लगून या सलाइन लेक समुद्री जल से भर जाती है और इस समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के घुले हुए लवण मौजूद रहते हैं। जैसे कि पहले किसी उतले क्षेत्र में यानी बेसिन में जब समुद्र का पानी भर जाता है तो इस पानी में क्या होता है, नमक, जिप्सम और अन्य खनिज भी क्या होते हैं, घुले रहते हैं। जैसे एक बेसिन है तो यहाँ पे जब समुद्र का पानी भर रहा है तो इस पानी में क्या भी होंगे, नमक भी होगा, जिप्सम भी होगा और अन्य खनिज भी घुले रहते हैं और ये पानी आगे चलकर इवेपोराइट डिपॉजिट्स का आधार बनता है। ठीक है। दूसरा है आइसोलेशन ऑफ द बेसिन। ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट और चेंजेस इन सी लेवल, the basin becomes partially or completely separated from the open sea. This forms a restricted basin. Isolation of the basin यानी बेसिन का अलग हो जाना। टेक्टोनिक मूवमेंट या सी लेवल के परिवर्तन के कारण क्या होता है, बेसिन जो है वो मुख्य रूप से आंशिक या पूर्ण रूप से
अलग हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड बेसिन, जैसे हमने अभी ऊपर में भी पढ़ा था, है ना। तो कई बार क्या होता है, पृथ्वी की जब प्लेटों की हलचल होती है तो समुद्र का जो स्तर होता है, बदलाव होने के कारण समुद्र का एक हिस्सा समुद्र से कट करके अलग हो जाता है। अब वो एक नया बेसिन बनता है और इस बेसिन में जो पानी होता है वो बहुत कम, लेकिन सूरज की गर्मी की वजह से ये वहाँ का पानी जो होता है वो लगातार क्या होता है, वाष्पित होता रहता है। Evaporation of water. In hot and arid climates, water evaporates rapidly. Only water is lost as vapor, while dissolved salt remain in the basin. तो शुष्क और गर्म जलवायु में पानी बहुत तेज से वाष्पित होता है। वाष्पीकरण के दौरान केवल पानी भाप बनकर उड़ता है, जबकि उसमें जो घुले हुए लवण रहते हैं वो बेसिन में ही बच जाते हैं। बेसिन है तो इसमें से पानी जो सिर्फ जा रहा है ऊपर उड़ के, ठीक है, वाष्पीकरण होता है, लेकिन क्रिस्टल जो है वो क्या हो रहा है, नीचे जमा हो जाते हैं। ठीक है। चौथा है इंक्रीज इन सॉल्ट कंसंट्रेशन। एज इवोपोरेशन कंटिन्यूज द अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट इंक्रीजेस। यानी कि लवणों की सांद्रता में वृद्धि। जैसे जैसे वाष्पीकरण जारी रहता है, पानी की मात्रा कम होती जाती है और घुले हुए लवणों की सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो मान लीजिए कि जैसे कि आपके पास 10 लीटर यहाँ पे खारा पानी है, ठीक है, और इसमें नमक घुला हुआ है, ठीक है। तो वाष्पीकरण के चलते यहाँ पे नमक घुला हुआ पानी है, ठीक है, वाष्पीकरण के चलते पानी जो है उड़ गया, तो नमक अब यहाँ पे नीचे बच गया, तो पानी का मात्रा अब घट करके कितना हो गया, 8 लीटर हो गया। तो मान लीजिए अब उसमें कितना हो गया, 2 लीटर नमक बच गया, ठीक है। तो इसलिए नमक की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इसको ही हम लोग इंक्रीज इन सॉल्ट कंसंट्रेशन कहते हैं। पांचवा पॉइंट है सैचुरेशन एंड सुपर सैचुरेशन। When the solution reaches saturation, it cannot dissolve any more salts. Further evaporation causes supersaturation. यानी संतृप्ति तो सैचुरेशन और सुपर सैचुरेशन का मतलब क्या है, देखिए। लीजिए एक गिलास में पानी है और आप उसमें नमक डाल रहे हैं, पहला चम्मच नमक डाला घुल गया, फिर 2 3 4 चम्मच डाले सब घुल गए। एक समय आया जब 5 बार चम्मच डालने पर नमक नहीं घुल रहा है, नीचे जमा होने लग रहा है, तो ये सैचुरेशन है। अब उसी गिलास को धूप में रख दीजिए तो पानी धीरे धीरे उड़ने लगेगा, लेकिन नमक वही रहेगा। अब जो थोड़ा सा पानी मौजूद है वो अतिरिक्त जितना भी नमक है, पहले से जितना मौजूद नमक है उसको वो नहीं रख सकता है, इसलिए वो नमक जो है क्रिस्टल बन करके बाहर आने लगेगा और इसी को सुपर सैचुरेशन कहते हैं। तो जब सुपर सैचुरेशन की अवस्था में पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है कि मिनरल्स जो क्रिस्टल्स है वो जमा होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्रिस्टल्स जो है अपने में और घोल नहीं पाता है, इसके बाद क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं, ठीक है। छठवा है प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स। The dissolved salts crystallize and precipitate in a definite sequence according to their solubility. तो जो घुले हुए लवण हैं अपनी घुलनशीलता के अनुसार एक निश्चित क्रम में क्रिस्टल बनाकर प्रेसिपिटेट होते हैं। जब एक्स्ट्रा नमक होता है वो क्या होता है, पानी में नहीं रह पाता सुपर सैचुरेशन के बाद, तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल बनाता है और ये क्रिस्टल जो है बेसिन के तल में क्या होते हैं, बैठने लगते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि सभी मिनरल्स जो है एक साथ नहीं बनते हैं। जिस मिनरल्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है वो पहले बनता है और जिसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होती है वो बाद में बनता है। सातवां पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ इवेपोराइट डिपॉजिट्स, यानी इवेपोराइट डिपॉजिट्स का निर्माण। ऑफ इवेपोरेशन and precipitation produce thick layers of evaporite minerals such as gypsum, halite and potash salts. वाष्पीकरण और प्रेसिपिटेशन की जो प्रक्रिया है बार बार होती है, बार बार दोहराई जाती है, जिससे जिप्सम, हेलाइट तथा पोटाश जैसे एवेपोराइट मिनरल्स की मोटी परत बन जाती है। तो इस तरह से एवेपोराइट डिपॉजिट्स बनता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ मिनरल प्रेसिपिटेशन। ड्यूरिंग द evaporation of sea water, minerals do not precipitate at the same time.
दे प्रेसिपिटेट इन अ डेफिनाइट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी, यानी खनिजों के अवक्षेपण का क्रम। जब समुद्री जल जब वाष्पीकृत होता है उस दौरान सभी जो खनिज है वो एक साथ प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, वे अपने घुलनशीलता के अनुसार एक निश्चित क्रम में अवक्षेपित होते हैं। मिनरल्स विथ लो solubility precipitate first, while minerals with high solubility remain dissolved for a longer time and precipitate later. खनिजों की घुलनशीलता कम होती है वे सबसे पहले प्रेसिपिटेट होते हैं, जबकि अधिक घुलनशील वाले जो खनिज होते हैं वे लंबे समय तक पानी में घुलनशील रहते हैं और सबसे लास्ट में वे प्रेसिपिटेट होते हैं। जिन खनिजों की घुलनशीलता कम होती है वे सबसे पहले प्रेसिपिटेट होंगे, ठीक है, और जिन खनिजों की घुलनशीलता अधिक होती है वो बाद में, जैसे पहले हो गया उसके बाद में फिर जिसकी घुलनशीलता अधिक होगी वो बाद में प्रेसिपिटेट होंगे। The general sequence of mineral precipitation is carbonates, gypsum, anhydrite, halite, potash minerals. खनिज भी सोल्युबिलिटी के आधार पर एक क्रम से सीक्वेंस से प्रेसिपिटेट होते हैं, जैसे कार्बोनेट्स, फिर जिप्सम, फिर एनहाइड्राइट, फिर हेलाइट, फिर पोटाश मिनरल्स। तो इसी क्रम में इसी सीक्वेंस में इस तरह से ये क्या होते हैं प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। Sequence is controlled by the increasing concentration of dissolved salts during evaporation. तो इवेपोरेशन के दौरान जैसे जैसे घुले हुए लवण की सांद्रता बढ़ती है उसी के अनुसार ये प्रेसिपिटेशन का जो सीक्वेंस है वो नियंत्रित होता है। कार्बोनेट जो होता है इसकी घुलनशीलता सबसे कम होती है, इसलिए पानी के थोड़ा सा वाष्पित होने पर भी ये क्रिस्टल बन करके नीचे जम जाता है। जिप्सम, जब पानी और कम हो जाता है तब कैल्शियम और सल्फेट के आयन की सांद्रता क्या होती है बढ़ जाती है, तो अब जिप्सम बनने लगता है। फिर यदि वाष्पीकरण और अधिक हो जाता है और तापमान अधिक हो जाता है तो जिप्सम जो है वो अपना जल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो देता है और अब वो एनहाइड्राइट बन जाता है। फिर जब आधा से अधिक जल जो है पानी जो है वाष्पित हो जाता है उसके बाद सोडियम और क्लोराइड की सांद्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब हेलाइट यानी NaCl क्रिस्टल बन के नीचे जमता है, ठीक है, और इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। इसके बाद है पोटैश मिनरल्स जो सबसे लास्ट में बनता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम के जो लवण है वो पानी में बहुत अधिक घुलनशील होते हैं, यानी सबसे लेट तक वो घुलनशील रह सकते हैं उसमें, इसलिए सबसे अंत में प्रेसिपिटेट होते हैं। इसलिए जो मुख्य मिनरल्स होता है, मुख्य खनिज होता है वो होता है पोटाश मिनरल्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।